हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे क्लास 12th का एग्जाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो वो इस बात में असमंजस में है कि क्लास 12th के बाद सर क्या करें। बहुत सारे बच्चों अपना एम भी डिसाइड करके रखे होते हैं और कितने बच्चों का एम नहीं डिसाइडेड होता है। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप खाली नहीं लौटोगे, आपको कुछ न कुछ बहुत ही बेहतरीन ज्ञान मिलने वाला है यहाँ से। और आपको आपके इंटरेस्ट का टॉपिक भी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उस इंटरेस्ट टॉपिक को देखने के लिए पूरा वीडियो देखना और आपको एक सुझाव भी मिल जाएगा। तो जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्लास 12th के बाद क्या करोगे, ओके, तो बच्चे अपने इंडिया के बच्चे यानी इंडियन बच्चे केवल 4 ही जवाब देते हैं, या तो मेडिकल, या तो इंजीनियरिंग, या तो आईएएस एग्जाम, या तो सरकारी जॉब। ये 4 जो कि अपने इंडिया में ये पॉपुलरली नोन है, ठीक है। इनके अलावा जो है बच्चों के दिमाग में कुछ आता नहीं है, बहुत कम बच्चों के दिमाग में आता है। बट ये 4 एग्जाम जो है सही मायने में बहुत बड़ा है अपने इंडिया में और बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसी 4 एग्जाम के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये इसका एग्जाम क्या होता है, ये एग्जाम के लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन-कौन कोर्सेज मिलती है, कौन-कौन कॉलेजेस होती है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से लाइन के साथ। यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? अपने पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ओके, चलो। तो ये 4 टॉपिक के बारे में इन डिटेल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेडिकल एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम, सिविल सेवा, सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी एग्जाम और सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इनको डिटेल से बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखना, पूरा समझ आएगा आपको, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पे है मेडिकल एग्जाम। ओके सर, मेडिकल एग्जाम सबसे पहले जब बच्चों के से पूछा जाता है कि मेडिकल में क्या करना चाहते हो, तब सबके अपने इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम क्या है? आपको पता है, नीट। ओके, NEET, नीट। ओके, तो नीट एग्जाम बच्चों को दिमाग में आता है। और नीट किस लिए देंगे एग्जाम? तो बच्चों को हमेशा बच्चों का जवाब होता है सर एम्स में एडमिशन लेना है। एम्स में, क्योंकि अपने इंडिया का मेडिकल में सबसे बड़ा एक कॉलेज जो माना जाता है वो एम्स कॉलेज है। ओके, और उसके अलावा कौन कोर्स में लेना चाहते हो? तो एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो सबके बारे में चलो डिटेल से बात करते हैं। तो देखो, अपने इंडिया में एक क्वेश्चन आपसे है, ठीक है। जो बच्चे मेडिकल से इंटरेस्टेड हो या मेडिकल करना चाहते हो इन फ्यूचर, उन सबसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। या जिनको भी पता है वो बच्चे जवाब देंगे कि अपने इंडिया में अभी फिलहाल कितने एम्स कॉलेजेस हैं, कितने ऑपरेशनल हैं और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये बताना है आपको। दूसरी बात ये कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो पिक दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर कौन से एम्स कॉलेज का है, ठीक है। ये कंफर्म है कि अभी ये एम्स कॉलेज बना हुआ है, अभी अंडर ऑपरेशनल है यानी काम हो रहा है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये किस एम्स कॉलेज का है। टॉप एम्स कॉलेज में से ये आता है। तो जो बच्चे जवाब देंगे वो कमेंट में जवाब दे देंगे, और जो जवाब देंगे अपना नाम लिख करके भेजेंगे। मैं उनका अगले वीडियो में, जब मैं किसी टॉपिक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको उसका नाम लूंगा उस बच्चे का, ठीक है। तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, फील होगा, ठीक है। मैं उनका प्राउड के साथ नाम लूंगा और उनको सलाम भी दूंगा, ठीक है, उनको सलाम। ओके, तो ये बताना आपको कमेंट में कि ये कौन सा एम्स कॉलेज है, ठीक है। चलो आ जाओ सर, चलिए मेडिकल एग्जाम के बारे में। सर मेडिकल एग्जाम में जो एग्जाम बच्चे देते हैं, जो मेडिकल एग्जाम अपने इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम है नेशनल लेवल का, वो है नीट यूजी, अंडर ग्रेजुएट। ओके, नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, और ये यूजी है, अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं। लेकिन एक होता है नीट पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, लेकिन अभी हम लोग बात करें 12th 12वीं के बाद। ओके, तो इसलिए ये नीट यूजी है। आप लोग जो फॉर्म भरोगे वो नीट यूजी होगा, ठीक है, या भर चुके होगे तो, ठीक है। तो और इसके लिए क्या है सर, नीट के लिए पहली बात तो नीट के अंदर ना बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। सबकी बातें यहाँ पर तो नहीं डिटेल में हो सकती है, बट इसके लिए स्पेशली एक हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें नीट के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, हर कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग कमेंट भी करना कि सर नीट के बारे में वीडियो बनाइए, तो और भी मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, तो उस पर और डिटेल से स्टडी करूंगा मैं आपके लिए और आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो एलिजिबिलिटी क्या है सर? तो एलिजिबिलिटी ये है कि नीट का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो अपने इंडिया में, तो बस आपको 12th पास करना है 50% अंकों के साथ, बस 50% मार्क्स। कितना आसान है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए तो 40% है। ओके, इतना इजी है। नीट में ये प्रॉब्लम नहीं है कि 75% का क्राइटेरिया है जेई की तरह। जेई में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। मैंने खुद देखा, बच्चे हमको खुद कमेंट करके पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं जिनका 75% में एक नंबर भी कम होता है, बहुत परेशान होते हैं। तो वो फलना ढेकाना इंप्रूवमेंट एग्जाम, ये वो बहुत डरे होते हैं बच्चे। ओके, परेशान रहते हैं बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे नहीं। ओके, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन नीट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट में बहुत कम मार्क्स है, देखो मिनिमम मार्क्स 50% या 40%, इतना मार्क्स है, आप पक्का पक्की काम चल जाएगा, यानी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो इसका तो जो भी बच्चे पास होते हैं साइंस बैकग्राउंड्स में, तो उनका तो इतना नंबर होता ही होता है। ओके, एक्सेप्शनली नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके, तो टॉप कॉलेजेस इसके अंदर कौन आता है? जो टॉप कॉलेज आता है इसके अंदर नीट के अंदर, वो होता है एम्स कॉलेज। बच्चों का सपना होता है कि सर एम्स में जाए, ठीक है।
एम्स कॉलेज। तो और उसके बाद इसमें कोर्स कौन-कौन होते हैं? तो देखो कोर्स कौन है? एमबीबीएस है, बीडीएस है, सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेना। बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीएनवाईएस है, बीयूएमएस है, बम्स है, बीएसएमएस है, उसका बीबीएससी है, एएच है, यानी कि ये बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये जो जानवरों का वाला डॉक्टर बनते हैं, ठीक है? उसके बाद बीपीटी है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग है। दीज़ आर द कोर्सेज़ ऑफर्ड बाय नीट, माने ये वो कोर्सेज़ जो नीट के द्वारा ऑफर किया जाता है। ओके, हाँ, अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग कोर्स ऑफर्ड होती हैं। तो आपको जो है कौन-सा जनरली बच्चों का इंटरेस्ट होता है एमबीबीएस करना, ठीक है? लेकिन एमबीबीएस के अलावा भी नीट के अंदर सैकड़ों कोर्सेज़ हैं, लोगों को पता नहीं है, बस कुछ गिने-चुने कोर्स पते होते हैं, भाई एमबीबीएस और बीडीएस ये 2 कोर्स पता होता है, लेकिन ये सब भी कोर्स होता है और इसके अलावा भी बहुत कोर्स होता है नीट के अंदर। तो खाली आप नीट का एग्ज़ाम दे दो, इवन तुम नीट क्वालीफाई भी कर जाओगे ना, तो नीट के अंदर जो है बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं। तो आप लोग नीट के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें डिटेल से वीडियो बताऊँगा, पूरा जानकारी दूँगा आपको। एक-एक कोर्स के बारे में जो मेन-मेन कोर्स होगा अपने इंडिया में जो हो रहा है, जिसमें ज़्यादा स्कोप है जॉब का, ज़्यादा अर्निंग होती है, ज़्यादा, तो उस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? अगले वीडियो में। चलो, तो ये हो गया। अब ये क्या है कि सर जो नीट का एग्ज़ाम है ना, अपने इंडिया में ये हाइली कॉम्पिटिटिव है। उसकी वजह क्या है कि अपने इंडिया में नीट के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, उनके अंदर जो सीट है वो करीब-करीब हज़ारों में, माने 50,000 के करीब-करीब है। जो गवर्नमेंट जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइवेट भी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट लगा करके टोटल जो है करीब-करीब 1 लाख हो जाता है, 1 लाख सीट है और बच्चा फॉर्म भरता है 20 लाख। करीब-करीब 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। आप सोचो 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, 1 लाख सीट है और ऊपर भी प्राइवेट सरकारी दोनों मिला कर है। सरकारी जो मारपीट है वो 20-25 हज़ार से पहले-पहले है। लेकिन इतनी ही सीट के लिए मारपीट है, क्योंकि सरकारी में क्योंकि प्राइवेट से सब बच्चे नहीं कर सकते ना नीट के डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का पैसा बहुत लगता है, प्राइवेट में बहुत पैसा लगता है। और हमारे जो अपने इंडिया में ज़्यादातर मिडिल फैमिली क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और गरीब बच्चे हैं, तो वो तो डॉक्टर ही नहीं बन पाएँगे। सरकारी में तो पैसा कम, बहुत कम लगता है। एम्स में तो इतना कम पैसा लगता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, तो कुछ कॉलेज में तो फी ही नहीं लगता, कुछ बहुत कम। एडमिशन फी चार्ज ₹2000 ₹3000 में कंप्लीट हो जाता है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 1 साल का, 2 साल का, इतना कम है। तो इसलिए एम्स के लिए मारपीट है। तो जो बच्चे जुनूनी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं, वो एकदम अपने एम को पूरा करने का एकदम जज़्बा रखते हैं, तो वो नीट निकालते हैं और एम्स में एडमिशन लेते हैं। लेने वाले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो ये एग्ज़ाम जो है, आप जो सोचोगे कि आसानी से आपका निकल जाए और आप खेल-कूद करके निकाल लो, नहीं। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, उसके हिसाब से ये ईज़ी है, ओके? सब्जेक्ट के हिसाब से ईज़ी है, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 720 मार्क्स में से कितना बच्चा कितना-कितना हाई मार्क्स लाता है, फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता है। तो सोचो कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक कुछ प्रॉपर गाइडलाइन को फ़ॉलो करो, तो आप भी नीट निकाल सकते हो। 2 चीज़ें मैंने अक्सर नीट के बच्चों में देखा है, एक बच्चों को नीट वाले बच्चे जो भी तैयारी करने जाते हैं, मैंने देखा कि वो बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, नीट नहीं निकल पा रहा है। 55 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में बच्चों का मामला बहुत ही, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे मोटिवेशन नहीं होता है, बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी चीज़ को क्वालीफाई करने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। एक कंसिस्टेंसी, कोई भी काम करो लगातार करो, ओके? उसके बाद आपको करना पड़ेगा उसको कि एकदम कंप्लीट करना पड़ेगा काम, जो अगर इतना माने हो कि हमको इतना कंप्लीट करना है एक चैप्टर, तो उसको खत्म करके छोड़ो। उसके बाद आपको कमिटमेंट, अपने के साथ कमिटमेंट करना, वादा करना है कि हमको करके रहना है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद नीट के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बेसिक है। बच्चों को अक्सर नीट वाले बच्चों को मैंने देखा है कि उन बच्चों को फिज़िक्स बहुत गड़बड़ है। मैक्सिमम बच्चों का फिज़िक्स से डर है। फिज़िक्स में जैसे न्यूमेरिकल आता है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बेसिक कैलकुलेशन नहीं हो पाता बच्चों का, क्योंकि मैथ्स से डरते हैं बच्चे। और अक्सर क्या होता है, बच्चे बायोलॉजी 11th-12th में इसलिए पढ़ते हैं, इनको मैथ नहीं पढ़ना पड़े, तो मैथ का थोड़ा-सा कैलकुलेशन वीक होने की वजह से अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि फिजिक्स में उनको प्रॉब्लम है, और नीट अटकता ही ये फिजिक्स की वजह से मैक्सिमम बच्चों का। बायोलॉजी सब जनरली सबका ठीक होता है, जूलॉजी, बॉटनी सबका सही होता है कि वो सब पढ़ते हैं। फिजिक्स में बच्चा पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तो फिजिक्स का फंडामेंटल, केमिस्ट्री का फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो नीट के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है, देखो नीट कैसे क्वालीफाई करोगे? सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। बच्चे 11th कर लिए, 12th कर लिए, उनका 11th खराब है। मैक्सिमम बच्चों का 11th खराब है। 11th खराब है तो समझो बेसिक खराब है, 12th ऐसे ही खराब हो जाएगा। यहाँ पर बोर्ड की तरह नंबर क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। 5-5 बार बच्चा पढ़ रहा है, 5-5 साल से पढ़ रहा है, 4-4 बार से पढ़ रहा है, नीट नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। दूसरी बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन की मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको ऑनलाइन आपको पढ़ाई का हेल्प मिल जाएगा, बट ऑनलाइन आपको वो बेसिक वाली जो बात है, जो आपको टीचर जो आई कॉन्टैक्ट बन पाता है, टीचर जो आपको सामने आकर देख पाता है, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगा। तो ऑनलाइन क्या करते हैं बच्चे, नीट वाले बच्चे जनरली क्या करते हैं कि ऑनलाइन सस्ता कोर्स मिलता है, तो उनको लगता है कि सस्ता कोर्स है, पढ़ लेते हैं।
जानते हो ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे बच्चों को हेल्थ इश्यू होने लगा है, दिमाग दर्द करने लगता है, आँख का इश्यू होने लगा है। इतना प्रॉब्लम है, ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन नहीं पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ना है, लेकिन जितने भी नीट निकालने वाले बच्चे हैं, उनमें से 99% बच्चे जो नीट क्वालीफाई करते हैं, वो सब ऑफलाइन में क्लास करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन हेल्प लेते हैं, कुछ टॉपिक उनका वीक होता है तो वहाँ से भी कवर करते हैं। लेकिन उनको पहले ऑफलाइन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन आपका एक रूटीन बन जाएगा, एक रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा। तो ऑफलाइन जरूर क्लास ज्वाइन करो, बिना ऑफलाइन के आपका नहीं निकलने वाला है। और ऑफलाइन बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि उनको लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। ऑफलाइन ही एक उपाय है जिनसे आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो 4-5 साल से बच्चे जो नीट 5-5 हज़ार का कोर्स ऑनलाइन लेके पढ़ रहे हैं, उनका नहीं निकल पा रहा है। कितनों अच्छे से टीचर से पढ़ रहा है, नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उनका बेसिक ही नहीं क्लियर है। ऑफलाइन में आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा। तो ऑफलाइन पढ़ो और ऑनलाइन का हेल्प लो थोड़ा-थोड़ा करके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन हेल्प मत लो, ऑनलाइन हेल्प लो, बट ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? आप थोड़ा डिसिप्लिन रहोगे, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, अपने मन से पढ़ते हो, जब मन करता है पढ़ते हो। 4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका जब मॉक टेस्ट हो रहा है तो 200 नंबर आ रहा है, 150 नंबर आ रहा है, वो भी नहीं आ पा रहा है। बेसिक बहुत खराब बच्चों का। एक ही टॉपिक को 2-2 बार पढ़ रहे हैं, 3-3 बार पढ़ लिए, 4-4 बार पढ़ लिए, प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसिक क्लियर करना पड़ेगा और ऑफलाइन कोर्स का क्लास ज्वाइन करो, कहीं भी करो, आप कहीं भी इंडिया से हो, कहीं पर भी हो, जहाँ भी आपको नज़दीक मिल जाए, आप वहाँ ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो और ऑनलाइन थोड़ा-थोड़ा करके आप अपना पढ़ते रहना। जो भी आपका ऑफलाइन में लगे, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको ऑनलाइन में देख लेना। ऑनलाइन रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल है। तो अब ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं। तो जो भी बच्चा ये जो रिस्क लेना चाहते हो, जो सोच रहे हो कि हम ऑनलाइन कोर्स पढ़ लेंगे खुद से, तो देखो बच्चा 99% बच्चों का रिजल्ट ऑफलाइन से होता है, 1% बच्चों का ऑनलाइन से होता है। ऑनलाइन वो बच्चे 1% कौन होते हैं? जिनका फंडामेंटल पूरा क्लियर है, जिनको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंट है और वो 7 घंटा 8 घंटा ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6-7 घंटा तो हर टीचर क्लास लेता है, 2-3 4 टीचर मिल करके पूरा नीट का क्लास 6-7 घंटा होता है, फिर उसको 2-3 घंटा लिखो। बहुत इशू है, और उसका ऑनलाइन लंबा क्लास करने से बच्चों को इशू होने लगा है, दिमाग का प्रॉब्लम होने लगा है, आई का प्रॉब्लम होने लगा, हेल्थ इशू होने लगा, बहुत सारे इशू होने लगा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन ज़्यादा मत चिपकना, ऑनलाइन एक लिमिट में ही रह करके पढ़ना। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन पर फोकस नहीं करना, ज़्यादा ऑफलाइन ज़्यादा फोकस करना, तभी आपका नीट निकल पाएगा। ओके, कुछ पैसा मैनेज करो इधर उधर से। अपने यहाँ भी मैं बताता हूँ आपको, देखो जो बच्चे परेशान रहते हैं, अपने यहाँ जो बच्चे पैसा को लेकर के नीट की तैयारी को लेकर परेशान हैं, तो देखो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं होता है, कुछ जगह पर होता है, तो स्कॉलरशिप एग्जाम दो, जहाँ भी हो आप स्कॉलरशिप एग्जाम देकर के आप नीट की तैयारी करो ऑफलाइन में, लेकिन करो या ऑफलाइन में, लेकिन ओके। और ऑनलाइन में हेल्प लेना, जो आपका बेसिक पॉइंट है वो क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग हैं अपने हमारे इंस्टीट्यूट में उन्नति एहसान स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 होता है, 2024 होने वाला है, ओके 21 अप्रैल को होने वाला है। तो जो बच्चे जो 12th में इस बार पास कर चुके हैं, जो हमारे यहाँ से ऑफलाइन में पढ़े हैं, उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑफलाइन या 12th क्लास पास कर चुके हैं, वो बच्चे भी ऑनलाइन तो अपना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो जो जहाँ से पढ़ना है, लेकिन ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करना। ऑफलाइन में आपको 5 से 6 घंटे का क्लास होगा। स्कॉलरशिप एग्जाम आप दो, एग्जाम हर बच्चा को देना पड़ेगा, चाहे क्लास 12 में वो 400 से ऊपर नंबर लाया हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन क्या हो, या सेकंड डिवीजन क्या हो, या थर्ड डिवीजन क्या हो, कोई भी डिवीजन क्या हो, बस वो अगर नीट के लिए एलिजिबल है तो वो आकर के स्कॉलरशिप एग्जाम देगा, और स्कॉलरशिप एग्जाम में उसको मिनिमम 40% उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, मिनिमम जो खाली हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर जाएगा। ओके, पास कैसे करेगा सर? तो देखो इसमें टोटल जो है 21 अप्रैल को एग्जाम है। क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रहेगा, केवल आपका 11-12 मिला करके, और कहीं से नहीं रहेगा। 11-12 का मिलाकर क्वेश्चन रहेगा, 20-20 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स का 20, केमिस्ट्री का 20 बायोलॉजी का, टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्क्स सभी। ओके, ये बस स्कॉलरशिप एग्जाम है, और आपको कम से कम इसमें जो है 21 नंबर लाना है पास, मिनिमम मिनिमम 20 से ऊपर लाना है, 20 से ऊपर, तो आप पास कर जाओगे तो आपको मिनिमम 40% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा जो है हाँ, अगर मान लो कि आप और अच्छा करते हो, 80 से सर 70% या 80% या तो स्कॉलरशिप और बढ़ जाएगा। होते-होते आप ये हो सकता है कि आप 80% से ऊपर लाते हो, तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है 60% तक जा सकता है, 70%, 80% तक। और एक मार्क्स आता है जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि उसको कि 90% आ गया, तो उसको हम बिल्कुल जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कम भी नंबर लाएँगे तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँगे। और अपने यहाँ यहाँ पर उन्नति इंस्टीट्यूट में आपको बच्चों को बाहर-बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, तो आपको बच्चों के लिए यहाँ पर रहने का व्यवस्था किया जाएगा, खाने का व्यवस्था करवाया जाएगा, तैयारी कर सकते हो आकर के। ओके, देखो कुछ तो करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। कुछ खो करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ये है स्टेटमेंट, ठीक है? ये है कहावत। पहले लोग कहावत ही कहते थे कि कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है? तो जगह-वगह छोड़ो, आओ और पढ़ो। बहुत सारे बच्चे यहाँ दूर-दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। दरभंगा में हमारे
इंस्टीट्यूट में यूपी से आते हैं, नेपाल से आते हैं, दूसरे-दूसरे जिला से आते हैं और ऑनलाइन भी बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ। तो जैसे आपको हमसे हेल्प की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। हमारी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है? और जितने बच्चे 12th क्लास के बच्चे हैं, वो जो ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देंगे 12th पास बच्चे, वो उनका जो है एग्ज़ाम तो 21 अप्रैल को, 28 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाएगा। 28 अप्रैल को रिज़ल्ट के दिन एक छोटा-सा प्रोग्राम रखा गया है। तो जितने क्लास 12th के बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, जो यूई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दें या ना दें, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देंगे तो रहेंगे उस दिन, और जो यूई में पढ़े हैं, उन्नति स्थान में पढ़े हैं और वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दें या ना दें, उस दिन उनको आना है, उनको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। जो बच्चे नीट वाले होंगे, जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देंगे, उनको भी पुरस्कार वितरित किया जाएगा, यानी कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिज़ल्ट भी अनाउंस किया जाएगा और जो बच्चे 12th में पास कर चुके हैं, उनको भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्लीज़ आप लोग 28 अप्रैल को आ जाना। 21 अप्रैल को तो उन्नति स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और 28 को रिज़ल्ट है। जो बच्चे यूई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देंगे, वो भी आएँगे, जो नहीं देंगे, वो भी आएँगे। ओके? हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है का फॉर्म कैसे भरेगा? तो जो बच्चे ऑफ़लाइन, क्योंकि ऑफ़लाइन के लिए है ये, ऑनलाइन के लिए अलग हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऑफ़लाइन में आप लोगों को यहाँ पर अपने उन्नति इंस्टीट्यूट से आप यहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर लो और आकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा। स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, ठीक है? यानी कि आप 20 से पहले-पहले फॉर्म भर सकते हो, आपको मिल जाएगा 21 तारीख को एग्ज़ाम, ठीक है? और बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, नीट का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है इस बार से, 1 मई 2024 से। 1 मई को आपको बैच स्टार्ट हो जाएगा। 1 मई से आपका चलेगा और हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए। ये नीट स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम है 2024 का, ये 2025 के बच्चों की तैयारी के लिए, ओके? 1-2 महीना में तैयारी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी 12th का एग्ज़ाम दिया, अब वो चला गया, क्या किया जानते हो? वो स्टार्ट कर दिया ये 12th क्लास का नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लिया, अब बनाना स्टार्ट कर दिया और नहीं बन रहा है तो डिमोटिवेट हो रहा है। अरे! हमसे बन ही नहीं रहा है, हम तो नीट के लायक ही नहीं है। तरीका होता है, नीट को स्टार्ट करने का तरीका होता है, वो तरीका हम लोग गाइड करेंगे आपको, ठीक है? कि बेसिक कैसे क्लियर करोगे, कौन चैप्टर पहले पढ़ोगे, कौन चैप्टर नहीं पढ़ोगे, सारी बातें हम लोग यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है? चलो, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर पे कॉल कर लेना इवनिंग में, ओके? तो मैं उसको डिटेल करके बताऊँगा आपको। चलिए, अब चलते हैं। पहला मैंने आपको पूरा डिटेल से इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, ठीक है? चलो आ जाओ। अब है मेडिकल एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, सॉरी। इंजीनियरिंग एग्ज़ाम यानी कि आईआईटी, जेईई जो बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है। केवल जेईई के अंदर केवल आईआईटी कॉलेज नहीं आता, बहुत सारा कॉलेज आता है। बट जेईई जो है एग्ज़ाम है, जो पूरे इंडिया का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, जो बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो सबका सपना होता है आईआईटी में एडमिशन, आईआईटी में एडमिशन, जिसके लिए आपको पता है 75% जो क्राइटेरिया है, जो सबको परेशान करके रख रहता है, लेकिन है एग्ज़ाम मुश्किल होता है, लेकिन जो बच्चा चाह लेता है, उसके लिए आसान है, ठीक है? बस खाली यहाँ सब सवाल है, सारा मामला है कंसिस्टेंसी का। कोई भी काम लगातार किया जाए, सही गाइडलाइन में किया जाए, तो आप कर पाओगे आराम से। देखो, तो इंडिया में टोटल आपको पता करना है कि आप ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ा, जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले हो, ओके? तो जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो, वो बच्चे बताना कि इंडिया में टोटल कितने आईआईटी कॉलेज है, ठीक है? आईआईटी कॉलेज में ये जो डायग्राम फोटो दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर कौन से आईआईटी का है? टॉप आईआईटी कॉलेज का ये फोटो है, ओके? तो आप जाना चाहते हो तो देख लो कितना खूबसूरत पिक्चर है, ओके? यहाँ जाना चाहते हो, मज़ा आ जाएगा, अपना ड्रीम देखो, ठीक है? तो कमेंट करके बताना आईआईटी वाले बच्चे, जो जेईई का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है? या जो इंजीनियरिंग से इंटरेस्टेड हो, ओके? इंजीनियरिंग में, तो ये बच्चे। अब देखो मैं बताता हूँ। इंजीनियरिंग परीक्षा में क्या होता है, एग्जाम का नाम है जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके? एलिजिबिलिटी कितना है? 75% चाहिए जनरल या ओबीसी को, और 65% चाहिए एससी और एसटी को क्लास 12 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना नंबर आपको होना चाहिए, ठीक है? टॉप कॉलेज का आता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआई, ओके, जीएफटीआई एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है? और कोर्सेज ऑफर्ड है। अच्छा, इसको आप चाहते हो कि सर कि 75% 65% को समझाइए, टॉप 20% क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिटेल से पिछले वीडियो में, इंप्रूवमेंट वाला में बहुत डिटेल से बताया। तो आप लोग को मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? अदरवाइज आपको आप जेई के बारे में मैं डिटेल से एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ उसमें, ठीक है? चलो, इसमें कौन कौन कोर्सेज मिलती है? और बीटेक, बीई, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, बहुत सारे कोर्स हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इंजीनियरिंग का ये कोर्स है, मैंने बता दिया आपको। और इसका भी अपने उन्नति स्थान में जेईई स्कॉलरशिप एग्जाम होगा भाई, नीट वाले के साथ उस दिन, ओके? तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा, तो उसमें भी 20-20 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तैयारी करने के लिए यहाँ पर आप स्कॉलरशिप एग्जाम करके तैयारी कर सकते हो, ओके? चलो, उसके बाद जो थर्ड है अपने इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलर एग्जाम, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, ओके? जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, ओके? यूपीएससी तो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम लेती है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस, ओके, आईआरएस, आईएफएस, बहुत सारे लोग बनते हैं, ठीक है? आप लोग सुने होंगे, तो तुम लोग भी बनना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों का सपना है।
बहुत सारा बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, सर हम आईएएस बनना चाहते हैं, सर हम आईएएस बनना चाहते हैं, 12th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है। अब बच्चा अभी से पूछ रहा है, तो बहुत खुशी होती है कि बच्चा अभी से कॉन्शियस है। बहुत सारे बच्चे कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं कि नहीं हमको बनना है, वो अपने से पहले से ड्रीम तैयार कर लेते होते हैं। तो पहली बात ये समझो कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए पहले आपको ग्रेजुएशन तक करना पड़ेगा, ओके? लेकिन मेरा ये मानना है कि क्लास 12th के बाद ही ये तैयारी आपको करने में हाथ लगाना है। जो बच्चा 12th कर कर चुके हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, वो 12th के बाद ही हाथ लगा दो। और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कैसे हाथ लगाना है, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ओके? क्योंकि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पास करना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम करो आईएएस की तैयारी करने के लिए कि पहले आप ग्रेजुएशन अच्छा जगह से करो, ओके? चाहे आप नीट वाला कर लो, कोई डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि अक्सर जो आईएएस निकालने वाले बच्चे होते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, अक्सर। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं निकल पाता, आर्ट्स वाला भी होता है। तो आपके पास मेरा जो सजेशन है, पहले आप क्या करो, अच्छी जगह से पहले ग्रेजुएशन करो, ओके? चाहे आप नीट करके या जेईई करके आईआईटी कॉलेज सबसे जो आईआईटी कॉलेज वाला सब होता है उसके लिए आसान होता है क्योंकि वहाँ मेहनत बच्चा ऑलरेडी बहुत सारा कर चुका होता है। और उसके अलावा नहीं सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हो क्योंकि उसमें जो अगर आप आर्ट्स पेपर ले लेते हो, ह्यूमैनिटीज़ लेते हो, आर्ट्स पेपर लेने के बाद आपका चूँकि उसमें ज़्यादातर आर्ट्स पेपर पढ़ने होते हैं, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसके बाद फिलॉसफी ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, ओके? तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आर्ट्स पेपर लेके पढ़ो, आप ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हो, लेकिन नॉर्मल कॉलेज से नहीं, अच्छे कॉलेज से जहाँ कॉलेज क्लासेस होती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, ओके? तो वो जो एनटीए कंडक्ट करती है, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर नीट की तैयारी नहीं करना है, जेईई की तैयारी करना है, तो 1 साल सीयूईटी की तैयारी कर लो और उसके आधार पे तुम किसी कोई अच्छे कॉलेज से, बीएचयू से, डीयू से, अच्छे-अच्छे कॉलेज है जिसका नाम सुने हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ओके? वहाँ से आप लोग ग्रेजुएशन करो। अच्छा से ग्रेजुएशन करोगे, आर्ट्स फैकल्टी में करोगे, तो आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है? बाकी नीट वाले भी करते हैं, जेईई वाले भी करते हैं, साइंस वाले। बस ग्रेजुएशन अच्छे से करना है और एक आदत डालो, मेरा प्रॉपर बात मान लो, जो बच्चे 10th में भी सुन रहे हो, 10th वाले भी हो, अगर छोटे क्लास के बच्चे भी हो, हायर क्लास के बच्चे हो, जो भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके अंदर एक आदत होनी चाहिए कि वो डेली के डेली पेपर पढ़ें, डेली का डेली पेपर पढ़ें, ओके? पेपर पढ़ने का आदत डालो, न्यूज़ सुनने की आदत डालो, पेपर और न्यूज़ सुनने की आदत डालो। अब इन फ्यूचर में एक यूपीएससी के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे क्या होता है, ठीक है? बाकी इसमें मैंने शॉर्ट में बता दिया। देखो ये मैडम, हाँ, आईपीएस मैडम देखो कितनी प्राउड फील करवाती है, देखो, सिविल सेवा इनको तो कौन नहीं जानता है, जानते हो? यह तनु जैन मैम इनको कौन नहीं जानता है, ओके? ये आईएएस अफ़सर, ओके? ये भी आईएएस टीना डाबी जी बहुत ही पॉपुलर हैं सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। सृष्टि देशमुख जयंत, ओके? जयंत देशमुख जी ये आईएएस है। ये सब लेडीज़ का मैंने लिया है, बॉयज़ जेंट्स में भी हैं, लेकिन मैंने इन लोगों को लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलरली नोन है, ठीक है? चलो, क्या-क्या ऐसा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में? तो देखो, ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होती है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। बट उसके उस ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होता है, जो आईएएस, आईपीएस सबके लिए होता है, वो स्पेशली यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। यूपीएससी एग्ज़ाम को ही लोग मान लेते हैं कि वो ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं है। सिविल यूपीएससी और भी एग्ज़ाम सब कंडक्ट करती है, जैसे एनडीए कंडक्ट करती है, ओके? जैसे कि एससीआरए कंडक्ट करती है, सीडीएस कंडक्ट करती है। तो यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, लेकिन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके? यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, अपने भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, ठीक है? संस्था और जो एग्ज़ाम लेने की संस्था है, तो वही लेती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपको, ठीक है? ग्रेजुएशन पास, ओके? बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज लिमिट क्या है? जनरल वालों के लिए 21 से 32 साल के बीच में हो आप, तो आप जनरल वाले हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ओबीसी वाले के लिए भी 1 से 35 तक है, 2-3 साल इसमें रिलैक्सेशन उनको मिला है, ओके? 21 से 37 तक है एससी, एसटी के लिए, ओके? उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है? तो जनरल कैटेगरी का बच्चा 6 दे सकता है, कभी भी 6 कैटेगरी 6 दे सकता है और उसके बाद ओबीसी बच्चे जो है 9 दे सकते हैं, एससी-एसटी कंप्लीट दे सकते हैं। 21 से 37 तक टोटल कितना हो गया? 17 अटेम्प्ट है, 17 अटेम्प्ट दे सकता है। एससी-एसटी वाला तो एकदम बाहर है, लेकिन मेहनत करेगा तो 2-3 अटेम्प्ट में निकल जाता है, ठीक है? उसके बाद पोस्ट ऑफर्ड आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एटसेट्रा, बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है? वो बहुत बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और 1000 सीट होता है, करीब-करीब 1000-1100 सीट होता है। तो ये टफ एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये 3 से इसमें होता है फेज़ में। देखो, पहले एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, ओके? उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, तो तैयारी भी एकदम धांसू तरीके से की जाती है, इसलिए 12th के बाद हाथ लगा देना चाहिए। नहीं पता है तो 12th के बाद अभी से कॉन्शियस हो जाओ और हम लोग से गाइड लो या कोई भी अच्छे जानकार लोगों से गाइड ले सकते हो कि कैसे आईएएस की तैयारी अभी से लग जाओ तैयारी में, ठीक है? चलो। उसके बाद सरकारी नौकरी, इनको तो सबको सबको पता है कि सरकारी नौकरी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी भी तो सरकारी जॉब है, ओके? यूपीएससी हो गया, उसके पब्लिक सर्विस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके?
पीसीएस जिसको बोलते हैं, तो स्टेट वाला में जैसे बिहार में बीपीएससी है, यूपी में यूपी पीएससी है, तो बहुत सारे स्टेट के अपने-अपने लोक सेवा आयोग है, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, तो ये सब के भी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी के बाद बीपी ये सब का ज़्यादा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसका वैल्यू है, तो ये भी सरकारी जॉब है, ओके। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सब जानता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, डिफेंस में जाओ, ओके। उसके बाद आर्मी में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, ओके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एग्जाम दे सकते हो, ओके, जो साइंस वाले बच्चे हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ कर दे सकते हो। उसके बाद पीएसयू एग्जाम है, फिर उसके बाद आपको रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आईआरसीओएन, इरकॉन एक्सेट्रा, बहुत सारे सारे सरकारी जॉब है, ओके। बैंक पीओ सब सब भी एग्जाम सब, तो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब सब हैं उनके बारे में, तो मैंने ये शॉर्टकट में आपको बता दिया है। अब कुछ है इसके अंदर तो देख लेते हैं, ओके, चलिए नहीं, ओके। तो हमने चारों के बारे में थोड़ा-थोड़ा करके बता दिया आपको, ओके, कौन-कौन एग्ज़ाम क्या है। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि सर कि हमको कोई पर्टिकुलर वीडियो के बारे में डिटेल वीडियो बता दिए। कुछ अब ये सबको तैयारी करने के लिए, सबको भी एग्ज़ाम निकालने के लिए 2 चीज़ें आपको मैं सजेशन दूँगा। वैसे मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है। पिछले मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या तो आई बटन जाके क्लिक कर लो, अभी जाके क्लिक कर लेना, तो आप देख लोगे, या तो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी, पढ़ाई कैसे शुरू करें। तो उसमें मैंने आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और स्वच्छता के बारे में चर्चा किया, और भी बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा किया। देखो, ये 4C रूल, एमएलटी रूल, एमएफटी रूल सबके बारे में चर्चा किया, ठीक है। कुछ शेयर है बच्चों का, कुछ मोटिवेशन है जो बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, कुछ और मोटिवेशन है, ओके। अब ये देखो, मम्मी बोल रही है पढ़ने के दौरान मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत बात है ओके, ठीक है। तो ये है, उसका ग्रुप डिस्कशन का मैंने इंपॉर्टेंस बताया, ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग को पूरा मैंने बता दिया है इसमें, ओके। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके गाइस, तो क्वेश्चन करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको आगे बहुत सारी वीडियो टॉपिक मिलेगी। नीट के बारे में, जेईई के बारे में, फिर यूपीएससी एग्जाम के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट धड़-धड़ करना, ईमानदारी से कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करते हो तो हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? तो और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, अच्छा-अच्छा आपको नॉलेज इसी तरह लाकर देंगे, ज्ञान देंगे, ओके? और बस अपना प्यार देते रहो, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय, टेक केयर।